हमारे पास x1 y1, बी पॉइंट है हमारे पास x2 y2, और सी पॉइंट है हमारे पास x3 y3, और डी पॉइंट है हमारे पास x4 y4। अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की तो सबसे पहले अगर हम यहां पे, ये इसका डायगोनल हो गया जी AC डायगोनल, ये हमारे पास एक दूसरा डायगोनल हो गया जी, कौन सा, एक डायगोनल हो गया हमारा BD डायगोनल, ठीक है जी, एक हो गया हमारा AC डायगोनल, एक हो गया हमारा BD डायगोनल। सबसे पहली कंडीशन, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, AB जो है वो CD के बराबर, एंड दूसरी कंडीशन जो BC है वो आपका AD के बराबर। दूसरा, मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट ऑफ BD के मिड पॉइंट के बराबर होगा, BD नहीं BD, ठीक है जी। और तीसरा, डायगोनल के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा, मतलब डायगोनल की लेंथ बराबर होगी, मतलब AC और BD दोनों बराबर होंगे। और फोर्थ पॉइंट है आपका कि डायगोनल्स आर नॉट बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री के ऊपर बाइसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये जो एंगल थीटा बनेगा वो नॉट इक्वल टू π/2 बनेगा, ये जो एंगल थीटा बनेगा वो नॉट इक्वल टू π/2 बनेगा। इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट में क्या डिफरेंस, इंटरसेक्ट का मतलब होता है कट करना, वो किसी भी रेशियो में कट कर सकता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल रेशियो में कट करना। ठीक है, लिख लिया बेटे। तीसरा, नेक्स्ट हमारे पास है जी रोम्बस। रोम्बस कैसा बनेगा, पतंग, ये है जी रोम्बस। x1 y1, बी पॉइंट है हमारा x2 y2, सी पॉइंट है हमारा x3 y3, और डी पॉइंट है हमारा x4 y4, ठीक है। अगर मैं बात करूं रोम्बस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो पहली प्रॉपर्टी, रोम्बस के अंदर चारों साइड्स बराबर होती हैं, AB BC CD और आपका DA मतलब AD, चारों साइड्स बराबर होती हैं। सेकंड, जो मिड पॉइंट होते हैं, मिड पॉइंट जो रहेगा ऑफ AC एंड मिड पॉइंट ऑफ BD बराबर रहेगा, डायगोनल के मिड पॉइंट बराबर रहते हैं। तीसरा, डायगोनल्स बराबर नहीं होते, मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD। फोर्थ, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री, इसमें डायगोनल जो है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो आपके पास जो रोम्बस है, रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं, मतलब इनके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा वो π/2 बनेगा, लेकिन इन दोनों की जो लेंथ है वो बराबर नहीं होती, मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD। रोम्बस की चारों साइड्स बराबर होती हैं, ठीक है। डायगोनल का मिड पॉइंट जो है वो दोनों का क्या होता है, सेम होता है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टीज है, डन। और अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, और अगर मैं स्क्वायर की बात करूं तो स्क्वायर की सबसे पहली प्रॉपर्टी कि चारों साइड्स बराबर होती है जी, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, चारों साइड्स बराबर होती है। सेकंड, जो मिड पॉइंट होते हैं आपके, मिड पॉइंट जो होते हैं ऑफ AC एंड BD, मिड पॉइंट जो होते हैं वो बराबर होते हैं, डायगोनल्स के मिड पॉइंट बराबर होते हैं। तीसरी चीज, डायगोनल्स बराबर होते हैं, AC इज इक्वल टू BD बराबर होता है। और फोर्थ चीज, जो डायगोनल्स रहते हैं आर बाइसेक्ट टू ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स के बीच का जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। डन है जी। अब आप देखो एक चीज, वापस चलते हैं। पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर नहीं है, रेक्टेंगल में बराबर है, रोम्बस में बराबर नहीं है, स्क्वायर में बराबर है, मतलब कि पैरेललोग्राम और रोम्बस दोनों में डायगोनल बराबर नहीं है,
स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल बराबर होते हैं, तो पहले अगर आप डायगोनल के बीच का डिस्टेंस ही निकाल लो, अगर बराबर आ गए तो या तो स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, बराबर नहीं आए तो फिर पैरेललोग्राम बनेगा या रोम्बस बनेगा। दूसरी, रोम्बस एंड स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होती है, इसे ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, पहले डायगोनल के बीच का डिस्टेंस निकालना है, फिर आपको साइड्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझो, देखो ये एग्जांपल देखो, ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे ये लिखा हुआ है, शाबाश सोल्व करना, बताना मुझे क्या आंसर है। लाइन पे लाई करेंगे किस पे, y माइनस एक्स प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे, सही है ना, सही है, डायग्राम कुछ ऐसा ही बनेगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमारा एक जो है वो बी से डी हमारा क्या बनेगा बेटे, एक डायगोनल बनेगा बी से डी, धन्य बात है सर, सही कह रहे हो, बी से डी एक डायगोनल बनेगा, एक डायगोनल बनेगा आपका ए से सी, सही बात है सर, हाँ ये भी सही कह रहे हो। तो जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा, क्या वो बी और डी का भी मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट बराबर होते हैं, सही कह रहे हो सर आप। और जो ए और सी का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि वो इस लाइन पे लाई करेगा, बिल्कुल सर लाइन पे लाई करेगा, क्या वो इस लाइन पे लाई करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा। तो क्या वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, अब पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो सेटिस्फाई तो करेगा ही करेगा, हाँ जी बिल्कुल करेगा। अच्छा मिड पॉइंट बनेगा क्या, ए और सी का मिड पॉइंट क्या बनेगा, इसका मिड पॉइंट मैंने आपको बताया हुआ है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं जी हम, x2 प्लस में x1 डिवाइड बाई 3, सॉरी 2 3 आ जाएगा, y नोट कर लेना बेटे ये पॉइंट, पहला पॉइंट है। अगर मैं बात करूं डायगोनल्स की, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड रेक्टेंगल आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो चाहे पैरेललोग्राम हो चाहे रेक्टेंगल हो, इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट करने का मतलब है कि दोनों के सभी के डायगोनल्स के मिड पॉइंट जो है वो सेम आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या इंडिकेशन है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। सेकंड, जो डायगोनल होते हैं ऑफ स्क्वायर, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर एंड रोम्बस, स्क्वायर एंड रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं बट एट राइट एंगल, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर और रोम्बस के बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं एट राइट एंगल, ठीक है। तीसरा पॉइंट, वो तो रेक्टेंगल और रोम्बस तो लिख लिया आपने, सॉरी पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल के तो पता ही है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे बट 90 डिग्री पे नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से समझना, अगर हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन हो, ax1 y1 bx2 y2 c है जी x3 y3 और d है मान लो x4 y4, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ऐसा क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम में आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार आया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। वो बोलेगा कि एक क्वाड्रिलेटरल है, चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे वो रोम्बस हो चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, ठीक है। बोलेगा एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी जिसका एक वर्टेक्स ए आपको गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, फोर्थ आपको फाइंड करना है। मतलब इन चारों में से कोई 3 गिवन होंगे और जो बच गया वो आपसे पूछेगा कि बताइए कि जो बच गया है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। मतलब जैसे मैं बता रहा हूं, ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आपसे ये पूछा जाएगा कि डी फाइंड करो क्या आएगा, या फिर ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, आपसे पूछा जाएगा बी फाइंड करो क्या आएगा, या फिर आपको ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, बताओ सी क्या आएगा, या फिर ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, बताओ ए क्या आएगा। जो मैं आपको तरीका बताऊंगा वो सबके लिए वैलिड है, चाहे आप ये निकाल सकते हो, ये कुछ भी निकाल सकते हो। यहां पे मैं मान लेता हूं कि हम निकाल रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं वर्टेक्स डी फाइंड कर रहे हैं, मतलब डी x4 y4, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, मतलब x4 निकाल रहे हैं और y4 निकाल रहे हैं। याद रखना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आपको गिवन हो किसी भी टाइप का, जो तरीका बताऊंगा वो सबके लिए वैलिड है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, बस आप कमेंट करके, हम डी निकाल रहे हैं, मुझे बताओ डी पॉइंट के पड़ोसी कौन कौन नजर है, कौन कौन से पॉइंट है जो डी के पड़ोसी हैं, एबीसी में से कौन है जो डी के पड़ोसी हैं, डी के पड़ोसी कौन है बेटे। बताओ
ए एंड सी है सर, बहुत बढ़िया। तो डी के पड़ोसी है आपके ए और सी। जो पॉइंट आपको निकालना है, जो पॉइंट आपको निकालना है, जैसे मैं डी निकाल रहा हूं, तो पड़ोसियों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है, पड़ोसियों को जोड़ना है और सामने वाली पार्टी को माइनस कर देना है, तो वो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और सामने वाली पार्टी माइनस कर देंगे। पड़ोसियों को जोड़ दो, सामने वाली पार्टी माइनस कर दो। पड़ोसियों, वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा? पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसियों को जोड़ दो और सामने वाली पार्टी को माइनस कर दो। पड़ोसियों को जोड़ दो, सामने वाली पार्टी माइनस कर दो। एग्जाम्पल बताता हूं, रफ डायग्राम बना लेना, बस एक रफ डायग्राम बना लेना। ये रहा एग्जाम्पल, देखो, शाबाश करके देखो, देखो कितना आसान है। पड़ोसियों को जोड़ दो, सामने वाली पार्टी माइनस कर दो। शाबाश। इसने कहा 3 वर्टिसेस है एक रेक्टेंगल ट्रायंगल के, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है। ये डायग्राम बनाया रफ एक। कौन कौन से दिए हुए? ए गिवन है 2, -2, बी गिवन है क्या 8, 4, सी गिवन है क्या 5, 7 और फोर्थ मेरे को पता नहीं है x, y। मान लिया जी। बोला जी पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसियों को जोड़ दो, सामने वाली पार्टी माइनस कर दो। 7 - 8 कितना? -1, तो x की वैल्यू आई -1। वरना पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसियों को जोड़ दो, पड़ोसियों को जोड़ दिया जाए। ये रहा पड़ोसी, बहुत काम की चीज है। सामने वाली पार्टी से बनती नहीं है, माइनस कर दो। तो आया माइनस का 5 + 7, सॉरी माइनस का 6 + 7, तो प्लस का 1। तो आंसर आया सी ऑप्शन, खत्म हो गया। -1, 1। इससे आसान क्या ही होगा बताओ? नहीं है, बिंदास रहने का। सिलेबस अपना 10 अगस्त तक पूरा हो जाएगा, ज्योमेट्री कंप्लीट। ठीक है, इस बात की कोई टेंशन नहीं है। तो आप पहले, मैं आपको सेंट्रोइड के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं। सेंट्रोइड कैसे फाइंड आउट करना है, सेंट्रोइड से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हैं, ध्यान से समझेंगे जी, 1 बाय 1 करके। ओके, पहले हम सीखेंगे कि सेंट्रोइड होता क्या है, उस कैसे फाइंड आउट किया जाता है सेंट्रोइड। मान लो कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक ट्राइंगल है ए, जिसका ए वर्टेक्स है x1, y1, बी है हमारे पास x2, y2 और सी है हमारे पास x3, y3। सी है हमारे पास x3, y3। ए है, बी है और सी है। ठीक है, सेंट्रोइड होता क्या है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि निकाला कैसे जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है। सेंट्रोइड हमारे पास होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका? मीडियंस का। जब मैं ए से एक मीडियन ड्रॉ करूंगा, ए से मीडियन ड्रॉ करूंगा, मतलब मीडियन यहां जाएगा। मीडियन का मतलब होता है कि ए से एक लाइन ड्रॉ करो जो बी और सी को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। मीडियन मतलब ए से मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कहां इंटरसेक्ट करेगी? सामने वाले बेस को, बी और सी को मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। मतलब ये जो पॉइंट डी बनेगा, ये जो पॉइंट डी बनेगा, ये बनेगा डी जो है वो बनेगा मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी और सी का मिड पॉइंट बनेगा, इसलिए उसको मीडियन बोला जाता है। सेम तरीके से बी से एक लाइन ड्रॉ करो जो ए और सी के मिड पॉइंट पे जाके मिले, मतलब बी से एक मीडियन ड्रॉ करो। तो मैंने एक बी से मीडियन ड्रॉ किया, तो ये मान ला पॉइंट एफ, तो जो एफ है, या इसको ई मान लेता हूं, जो ई है वो हमारे पास है मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट है। सेम तरीके से आपने एक मीडियन ड्रॉ करना है सामने वाली साइड पे, तो मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, ये रहा मीडियन मेरा, जिसको मैं एफ मान लेता हूं। तो एफ जो है वो हमारे पास बना मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट बेटे? मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट बना। तो मैंने एक मीडियन ड्रॉ किया, ट्राइंगल है देखो, 3 वर्टेक्स होंगे तो 3 मीडियन होंगे, याद रखना, हर वर्टेक्स से एक मीडियन ड्रॉ किया जाएगा। तो सेंट्रोइड हमारे पास क्या होता है? सेंट्रोइड की अगर हम बात करें तो सेंट्रोइड होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एस मीडियंस। तो जो हमने मीडियंस ड्रॉ किए हैं वर्टेक्स ए से, बी से, सी से, तो ये जो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, मतलब ये जो पॉइंट होता है, इसको बोला जाता है बेटे सेंट्रोइड। इसको क्या बोला जाता है? सेंट्रोइड बोला जाता है। अब सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट लेट कर लेता हूं, सेंट्रोइड में मान लेता हूं क्या चीज? जी मान लेता हूं। एक्स वाई बी द सेंट्रोइड, आपके पास एक्स वाई जो है वो सेंट्रोइड है। देन बहुत बढ़िया, ठीक है। जब हमें वर्टेक्स गिवन है तो सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये होता है। एंड याद रखना, अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है डी, ई और एफ, अगर आपको मिड पॉइंट्स गिवन है, नोट इफ मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी एंड ए सी आर गिवन,
अब आपको वर्टेक्स गिवन नहीं है, ए बी सी गिवन नहीं है, आपको गिवन है डी ई एफ, मिड पॉइंट गिवन है, देन याद रखना फॉर्मूला सेम ही रहेगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा। मिड पॉइंट के केस में भी आपको यही चीज यूज करनी है। उस केस में x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3, उस केस में भी आपको फॉर्मूला सेम यही यूज करना है। अगर आपको a b c गिवन है तब भी यही चीज, और अगर आपको d e f गिवन है तब भी यही चीज, दोनों केस में आपका फॉर्मूला सेम रहेगा, यह चीज ध्यान रखना। अब मुझे बताओ क्या अब सेंट्रोइड निकाल सकते हो? हाँ या ना में जवाब देंगे। क्या अब सेंट्रोइड निकाल सकते हो? मैं 1 बाय 1 करके चीजें सिखाऊंगा, याद रखना। वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है यार, जब फॉर्मूला सेम रहेगा मैं वर्टेक्स क्यों निकालूं? सीधा हिसाब है, वर्टेक्स निकालने की जरूरत नहीं है बेटे। मिड पॉइंट के केस में फॉर्मूला सेम रहता है, वर्टेक्स के केस में भी फॉर्मूला सेम रहता है, दोनों केस में फॉर्मूला सेम रहता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है वर्टेक्स। आप जरा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना, फिर मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा। शाबाश, पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्या आएगा आंसर? शाबाश, फिर मैं आपको एक बढ़िया चीज और सिखाता हूं। शाबाश, रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है समझने के लिए, याद रखना। डायग्राम आप कैसा मर्जी बना लेना, लेकिन एक ट्राइंगल बना लेना। ये है जी A4-3। ये जो मैं बार बार डायग्राम बनाता हूं ना 2D में, बार बार अगर ट्राइंगल बोला तो मैंने ट्राइंगल बना लिया, चाहे वो कैसा मर्जी बनाओ, लेकिन ये बहुत अच्छी हैबिट है, बहुत सारी चीजें इससे समझ में आती है। 2D है ना, आसान हो जाती है। हमें पूछा वर्टिसेस गिवन है जी, सेंट्रोइड पूछा जी, सेंट्रोइड है जी, जी मैंने मान लिया सेंट्रोइड। वर्टेक्स मुझे गिवन है तो सेंट्रोइड मैं मान लेता हूं x, y। तो मैंने बताया कि जो x है वो किसके बराबर होता है जी, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3 के। तो आएगा जी 6 प्लस 9 डिवाइड बाई 3 मतलब 3 हो गया। y जो है वो किसके बराबर होगा, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3 के। तो आया जी हमारा 3 डिवाइड बाई 3, तो ये 1 हो गया। तो आंसर आया 3,1, सही ऑप्शन आ गया। एकदम 4 चांद लगा दिए, एकदम 4 चांद लगा दिए जी आपने, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। शाबाश, ध्यान से एक रफ डायग्राम बना लो, आप लिख लो जो जो आपको गिवन है, और फिर उसकी हेल्प से जो पूछा है वो निकाल लो। शाबाश, उसकी हेल्प से जो पूछा है वो निकाल लो। मामला ओम प्रकाश कर दो फटाफट। निकाल सकते हैं। सेंट्रोइड का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर होता है, वही से x1 प्लस में x2 प्लस में x3 डिवाइड बाई 3 के। यह आया जी 15, और यह आया जी हमारे पास 3 प्लस में x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 12y। अच्छा, y कोऑर्डिनेट x6 इज इक्वल टू, यह आएगा जी y1 प्लस में y2 प्लस में y3 डिवाइड बाई 3 के। यह 18 इज इक्वल टू 8 प्लस में y, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, 10। तो यह आ गया पॉइंट 12,10। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ गया। हाँ या ना में जवाब देंगे, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लिखूंगा, बेहतरीन सा क्वेश्चन, जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन। मैंने कहा ये पॉइंट मुझे पता है, ठीक है, ए बी और सी। ए मुझे पता है, ये डी था मिड पॉइंट बी और सी का, ये ई था मिड पॉइंट, सही है ना। अब जो जो चीज मैं लिख रहा हूं, मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, और मुझे ये पता है। पहले मुझे बताओ, क्या ये ई जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है? मुझे बताओ, क्या ए और ई की हेल्प से क्या सी निकाल सकते हो? याद रखना, ई जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है। ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता, क्या इन दोनों की हेल्प से ये निकाला जा सकता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन मुझे सी निकालना है। बताओ, शाबाश, मुझे सी बताओ, शाबाश, निकाल सकते हो। अब मुझे ये भी बताओ, मैंने कहा ए जो है वो है 2,5, ई जो है वो मान लो आपके पास है 3,6। अब मुझे बताओ सी क्या होगा। ई जो है वो ए और सी का मिड पॉइंट है, ई जो है वो मिड पॉइंट है, याद रखना मिड पॉइंट है किसका, ए सी का। मुझे बताओ सी क्या होगा। शाबाश, चक दो कम, चक दो पट्टे, सी क्या होगा, शाबाश बता दो। सी आएगा क्या, बताओ जो जरा, अगर निकाल सकते हो तो फिर बताओ क्या आएगा। बोल रहे हो ना कि हाँ जी सर निकाल सकते हैं, तो बस बताओ क्या आएगा। मैं x2 y2 मान लेता हूं सर। मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 प्लस में x2, x1 प्लस में x2 डिवाइड बाई 2 जो है वो इसके बराबर होगा 3 के। तो x प्लस x2 इज इक्वल टू 6, तो x2 की वैल्यू 4, मतलब ये पॉइंट आ गया 4।
दूसरा मिड पॉइंट फॉर्मूले से x1 प्लस में y1 प्लस में y2, y1 प्लस में y2 डिवाइड बाई 2 किसके बराबर होगा 6 के, तो y प्लस 5 y2 इज इक्वल टू 12, तो फिर y2 की वैल्यू आई 7, तो ये पॉइंट आ गया 4,7, ये पॉइंट आ गया 4,7। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है जी, 4,7।